हेलो स्टूडेंट, हमने कल भूगोल के दूसरे अध्याय के भूमि संसाधन के बारे में कुछ जाना था। जैसे कि भूमि पर जनसंख्या का वितरण क्यों असमान है, उसके कारक, भूमि हमें किस किस तरह से उपयोगी है, उसकी बात हमने कल की थी। आज बात करेंगे भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों की। मुख्य दो कारक हैं, एक भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। पहले बात करते हैं भौतिक कारक में शामिल अन्य कारकों की। हम देखते हैं यहाँ पर उसके लिए मुख्य 4 बिंदु जवाबदार हैं। 1 स्थलाकृति, 2 मृदा, 3 जलवायु और 4 खनिज और जल की उपलब्धता। स्थलाकृति मतलब वो प्रदेश कैसा है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, रेगिस्तानी है या फलद्रुप मैदान है। उसी के आधार पर जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा या कम है और साथ ही में ही उस स्थलाकृति के आधार पर उस भूमि का किस तरह का उपयोग हो सकता है वो भी हमें समझ आती है। अगर मैदानी भाग है तो वहाँ पर यातायात, कृषि आराम से हो सकती है, जो पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, उस इलाके की मिट्टी कैसी, फलद्रुप है, आन उपजाऊ है, उसी के आधार पर व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है। अगर मिट्टी उपजाऊपन होगी तो वहाँ रहने वाले जो लोग होंगे वो ज़्यादातर कृषि के साथ जुड़े हुए कार्य करेंगे। तीसरा है जलवायु। कैसा माहौल है, एटमॉस्फेयर कैसा है उसका, आर्द्रता वाला है, कम आर्द्रता है, ज़्यादा आर्द्रता है, गर्मी है, ठंडी है, किस तरह की जलवायु है। अगर मनुष्य को समानुकूल जलवायु है तो मनुष्य वहाँ रहना पसंद करता है, उसी के आधार पर वहाँ पर अपने क्रियाकलाप करता है। चौथा है खनिज और जल की उपलब्धता। अगर उस प्रदेश में खनिज ज़्यादा है तो लोग खनिज से जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसाय कर सकते हैं और खनिज के आधार पर भूमि का उपयोग करेंगे। जैसे कि जमीन भूमि के भीतर से खनिज निकालना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसी तरह उस प्रदेश में पानी कितना उपलब्ध है उसी के आधार पर। दूसरा मेन बिंदु है मानवीय कारक। उसमें भी 2 बात आती हैं, एक जनसंख्या और दूसरा है प्रौद्योगिकी। वहाँ कितनी जनसंख्या है वो मेन बिंदु है, और साथ में अगर वो जनसंख्या के साथ जब प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी जुड़ जाती है तो भूमि का उपयोग हम और ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मनुष्य जीवन के प्रारंभ में मनुष्य लकड़ी के हल से कृषि करता था। आज तकनीक हमारे पास है, हम ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करते हैं और अच्छी कृषि करते हैं। तो वो प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, भूमि का उपयोग करने में ये सबसे ज़्यादा सहायक बनती है। इसके बाद जो है बच्चों वो है भूमि संसाधन के प्रकार उन्होंने एक आधार पर रखा है, वो है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब मालिक कौन है, उस जमीन का मालिक कौन है।
उसके मुताबिक उसके दो प्रकार हो सकते हैं, एक निजी और दूसरा सामुदायिक। निजी मतलब किसी एक व्यक्ति का, सामुदायिक मतलब सभी का, सार्वजनिक। उस तरह भूमि को हम स्वामित्व के आधार पे दो भाग में बांट सकते हैं। नेक्स्ट जो है, मनुष्य कृषि करता है, निर्माण संबंधी गतिविधि मतलब कंस्ट्रक्शन साइट, डैम बनवाना, मकान बनवाना, ये जो भी हम करते हैं अपने विकास के लिए करते हैं, अपने भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन वो करते वक्त उसके कुछ दुष्प्रभाव हमारी भूमि पर होते हैं। तो मुख्य है 4, एक निम्नीकरण, 2 भूस्खलन, 3 मृदा अपरदन और 4 मरुस्थलीकरण। भूस्खलन जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ कभी कभी ऊपर से चट्टानें गिरती है, वहाँ की मौसम के आधार पर से कभी भयंकर बारिश हो जाती है, कभी बहुत तेज पवनें चलती है, तो वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है। दूसरा है मृदा अपरदन, जिसे हम कहेंगे मिट्टी का पानी के साथ या पवन के साथ बह जाना। तीसरा है मरुस्थलीकरण, रेगिस्तान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे आगे बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं मनुष्य के क्रियाकलाप जिम्मेदार हैं। अगर मनुष्य कृषि और निर्माण गतिविधियां जारी रखता है, लेकिन सामने ये जो 4 दुष्प्रभाव है उसको अगर नज़र में रखता है, तो अपने कार्य में थोड़ी समझावट ला सकता है और ये सभी समस्याएं थोड़ी और कम हो सकती हैं, जो भविष्य के लिए बेहतर है। तो ये जो दुष्प्रभाव है, तो भूमि को कैसे बचाएं? सबसे अच्छा तरीका है वन रोपण, वृक्षारोपण। एक कहावत है, वृक्ष में ईश्वर का वास है, ऐसा कहा जाता है। उसे गुजराती में कहते हैं छोड़ मां रण छोड़। हम जितने पेड़ लगाएंगे उतना हमें फ़ायदा है। पहला तो हमें बेहतर ऑक्सीजन मिल सकता है, और जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने साथ जकड़ कर रखती हैं, तो मिट्टी का अपरदन कम होता है। दूसरा है भूमि उद्धार, जितना हो सके उतना उस भूमि पर अपरदन, निक्षेपण वाली, खास करके अपरदन नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना कम करना है। तीसरा है रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग। हमारे किसान भाई बहन अपने कृषि में उपज बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो उनके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन एक मर्यादा के साथ अगर उसका इस्तेमाल करें तो भूमि को बचाया जा सकता है, उसे प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है अतिचारण पर लोग। बहुत सारे लोग अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर उनको खुराक के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और ज़्यादातर भूमि उस चारण के अतिचारण में लग जाती है,
जो भूमि के लिए समस्या बन सकती है। ये हुई बात बच्चों भूमि संसाधन की। हमने क्या पढ़ा उसमें? भूमि का अर्थ, संसाधन के उपयोग, उस भूमि के उपयोग करते वक्त हमने क्या क्या ध्यान में रखा और परिणाम कुछ, उसके दुष्प्रभाव देखे और अंत में बात की हमने उस भूमि को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। सिंपल बात है बच्चों, जो भी कुदरत ने हमें दिया है वो हमारे उपयोग के लिए है, हमारे लालच के लिए नहीं है। उसको ध्यान में रखकर हमें भूमि का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमने बिंदु लिया वन रोपण, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका जन्मदिन है, आपका मम्मी का पापा का जन्मदिन है, तो उस दिन एक पेड़ लगाना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूमि को संरक्षित कर सकते हैं और अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों मृदा संसाधन। मृदा मतलब मिट्टी। मृदा संसाधन अर्थ क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। बहुत ही पतली परत है, जिस परत की 1 सेंटीमीटर अगर परत बनानी है उसे सैकड़ों साल लग जाते हैं, जिसको मिटने में बहुत कम समय लगता है। हमने शुरुआत के अपने कक्षा 7वीं में पृथ्वी के बारे में पढ़ा है। जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है उसके ऊपर की जो परत है वो मृदा है, जैसे हम मिट्टी कह सकते हैं। मृदा निर्माण में अपना मिट्टी नहीं बनती है, उसके लिए 5 कारक जिम्मेदार है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 जनकशय, 2 जलवायु, 3 उच्चावच, 4 ह्यूमस और 5 समय। ये पांचों बिंदु मिलकर मृदा को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं।